मुझे अगर किसी को कुछ पूछना हो, इतिहास पर बात ये किया था कि इतिहास में महिलाओं की क्या स्थिति थी, कैसे हमारे यहाँ जो साहित्य का इतिहास लिखा गया, उसमें आधी दुनिया को दर्ज नहीं किया। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो जिसमें मैंने बताया था एक सेंटेंस ये कि जितने भी महिलाओं के साहित्य पूर्व में लिखे गए वह या तो धर्माश्रय में थे, राजाश्रय में थे या लोकाश्रय में थे। सबसे ज्यादा साहित्य लोकाश्रय में लिखे गए और जिसका अपना महत्व था, लेकिन नाम दर्ज नहीं था। नाम दर्ज ऐसे नहीं था कि लोकाश्रय में लिखे गए जितने भी साहित्य, उसको हम अगर लोकगीतों में देखें, महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में, तो देखेंगे कि महिलाएं जिन गीतों को गाती हैं उसमें किसी का नाम दर्ज नहीं है और वो हर किसी का गीत है, हर महिला का दुख दर्द है। इस तरह से मैंने आधा इतिहास जिसे छोड़ दिया गया था, जिसे नहीं पहचाना गया था, उसकी चर्चा की। दूसरी बात मैंने ये की थी कि हर स्त्री शोषित और हर पुरुष शोषक नहीं। इसी संदर्भ में जो विचारधारा काम करती है वो पितृसत्ता है। पितृसत्ता का अर्थ होता है जिसके अधीन रहकर, पुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहकर स्त्री या बच्चे काम करते हैं। पितृसत्ता का वर्चस्व स्त्री पर नियंत्रण या उसके श्रम पर नियंत्रण, उसके बुद्धि पर नियंत्रण करके किया जाता है। दूसरा कि यह जो शोषण है, ऐसा नहीं था कि अचानक से 60 के दशक में 1960 के बाद से शुरू हुआ और सारा विमर्श वही शोषण और वही विमर्श शुरू हुआ। नहीं, शोषित और उपेक्षित स्त्री बहुत पहले से रही। हमारा ध्यान गया कि ये जो स्त्री की, जैसे आप देखिए कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों का गुलाम हिंदुस्तान हुआ और गुलामी से उसके भीतर जो दर्द उपजा, उस दर्द तो तुलसीदास के यहाँ भी था। तुलसीदास ने भी कहा कि पराधीन सुख सपने नहीं, तो वह दर्द था, लेकिन उसके प्रति दर्द को महसूस किया, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि बार एक विचारधारा हमारे दिमाग में हमेशा चलती रही कि जिम स्वतंत्र हुई बिगड़े नारी, स्त्रियां स्वतंत्र होकर बिगड़ जाती है। तो यह जो बिगड़ने की बात थी, आज भी हमारे समाज में पुरुषों में, जो पुरुष सत्तात्मक स्त्री भी हो सकती है, कि विचार में, दिमाग में हमेशा रहता है कि स्त्री जो है अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो बिगड़ जाती है। तो इस पर विचार विमर्श किया कि आधी दुनिया इतने कष्ट में, पराधीनता में, न उसकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, न बौद्धिक क्षमता है सोचने, विचारने, कुछ करने की नहीं है। ये आधी दुनिया ऐसी क्यों है, इस मूर्खता के अंधकार में क्यों है? तो उस पर विचार विमर्श किया गया, जिसे स्त्रीवाद के दायरे में लाया गया। इसका मतलब नहीं था कि स्त्रियों का अचानक से शोषण होने लगा, शोषण पहले भी होता था, उस पर विचार। आज हम वो मैंने इतिहास से थोड़ा सा जोड़ा था, जिसमें मैंने संस्कृत साहित्य से भाषा को लेकर भी जोड़ा था, जिसमें थेरी गाथाओं पर भी थोड़ी बहुत बात की थी। वो तो एक तरह से इतिहास हुआ कि स्त्रियां क्यों इस अंधकार में चली गईं, क्यों उनके अपना वर्चस्व नहीं कायम कर पाई, और प्रजनन क्षमता, एक तरह से सृष्टि का विकास उसके हाथ में था और उसको वो महिमा मंडित नहीं कर पाई, बल्कि और अधिक उसके लिए उसको झेलना पड़ा, उस दुख दर्द को। तो इसके पीछे इतिहास, उसकी खोज भी इतिहास से होगी कि जब मनुष्य ने पशुपालन के द्वारा रहस्य को जान गया, पितृसत्ता के रहस्य को या उसके प्रजनन के रहस्य को जाना, तो उसने महिलाओं पर एक तरह से अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। पितृसत्ता पिता की सत्ता नहीं, पुरुष की सत्ता होती है। पितृसत्ता का अर्थ होता है पुरुष वर्चस्व या पुरुष की सत्ता, जिसके अधीन स्त्री या बच्चे काम करते हैं।
ने कहा कि ये जो पितृसत्ता है जिसके अधीन स्त्री पुरुष काम करते हैं, उसमें स्त्रियों का जो शोषण होता है, उसके श्रम का जो शोषण होता है, वह किस रूप में होता है और उसको हम कैसे पहचाने। वह अलग अलग पितृसत्ताएं होती हैं, अलग अलग। एक आदिवासी स्त्री का पुरुषों के द्वारा शोषण, एक कह सकते हैं कि एक पहाड़ी स्त्री का या एक दक्षिण भारतीय स्त्री का उसी रूप में नहीं होता जिस रूप में एक आप कह लीजिए कि हिंदी भाषी बेल्ट में होता है, क्योंकि अलग अलग पितृसत्ताएं अलग अलग काम करती हैं, लेकिन सभी पितृसत्ताएं करती एक ही काम है, नियंत्रण का। तो आप कह सकते हैं कि पितृसत्ता के तहत जो विचारधारा प्रभावी रहती है, वह पुरुष एक तरह से पुरुषों का स्त्रियों से अपने को श्रेष्ठ मानना है। वह मानता है, यह विचारधारा मानती है कि पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ, अधीनता से भी ज्यादा, वर्चस्व से भी ज्यादा, यह बात उसके भीतर काम करती है। एक तरह से श्रेष्ठता बोध काम करता है। तानोत्पत्ति का रहस्य उसे पता चल गया तो उसने, और कृषि के द्वारा, पशुपालन के द्वारा वह उतना ही नहीं कमा रहा था, उतना ही नहीं अर्जित कर रहा था जो दिन भर में खत्म हो जाए, बल्कि उसका अर्जन एक सरप्लस अन्न, सरप्लस संपत्ति वही इकट्ठा कर रहा था। जो जैसे आज हमने अगर 500 रुपया कमाया तो उसमें से 300 रुपया खर्च हुआ, 200 रुपया बचा, तो 200 रुपये को हम सुरक्षित रखें और इस तरह से रोज का हमने रखा, तो हम उस 200 किस पर खर्च करें? किसी को भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का एक तरह से स्वभाव है कि एक जातिगत के साथ साथ नेचुरल स्वभाव है कि उसको खर्च करने का हक किसी हमारे को मिले। तो वह जो संतान होगी, जो हमारी संपत्ति जिसे हमने बनाया है, चाहे वह पशु हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह अन्न, जो भी संपत्ति है, वह हमारे लीगल उत्तराधिकारी को मिले। अब इसको समझ लेंगे, पितृसत्ता को समझ लेंगे तो स्त्री क्या कहते हैं, विमर्श को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। इसलिए इस बात को बता रहे हैं कि पितृसत्ता कैसे काम करती है, आखिर स्त्रियों को अधीन बनाने की कला कैसे सीखा और किस तरह से अधीन बनाया, जिसे मुझे आज विमर्श के दायरे में लाना पड़ रहा है, लाया गया है। तो विमर्श या अधीन बनाने की कला पशुओं से सीखा। अधिकतम श्रम का उपयोग कैसे हो सकता है, यानी एक स्त्री एक पुरुष की होगी तो उसके जो लीगल उत्तराधिकारी होंगे वह उसको उसकी संपत्ति उसी को ट्रांसफर होगी, दूसरे को नहीं जाएगी। दूसरा, जितने ज्यादा हाथ होंगे, यानी जितने बच्चे होंगे, हमारे पास उतने हाथ होंगे, उतना श्रम होगा, हमारे पास उतना ही पैसा होगा, उतनी। और यह सारा कुछ एक स्त्री को लीगल अपनी पत्नी बनाकर या घर के भीतर ढकेल कर ही किया जा सकता था। पहले आपने जब कबीलाई जीवन रहा होगा, जब शुरुआती दौर रहा होगा, खानाबदोश का जीवन रहा होगा स्त्री का पुरुष, तब यह विचार उसके मन में नहीं आया होगा कि स्त्री को घर के भीतर कर दिया जाए, कि स्त्री सबकी स्त्री होती थी। उसका एक किसी को पता नहीं था कि बच्चा किसका है। लेकिन जब धीरे धीरे यह रहस्य समझ में आया तो स्त्री की स्थिति घर के भीतर चली। क्योंकि और दूसरा, आग की सुरक्षा, आग भी खोज कर लिया था मनुष्य, तो आग की सुरक्षा करना भी उसका एक दायित्व बन गया था। तो आग की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा, और खुद अधिकांश समय उसके जीवन, स्त्री के जीवन का क्रीम वर्ष जो होता था वह बच्चे पैदा करने और उसका पालन पोषण करने में व्यतीत होता था। आपकी उम्र का वह अधिकांश हिस्सा जो अपने बारे में वह सोच सकती थी, उसको अपने बारे में न सोचकर उसे निरंतर बच्चे पैदा करने और उसकी देखभाल करने में उसका समय व्यतीत होता था। तो यह स्थिति उसको पराधीन बनाती थी, क्योंकि वह कमजोर स्थिति थी। स्त्री इन्हीं अवस्थाओं में सबसे कमजोर होती है, पर निर्भर होती है। तो यह जो उसकी कमजोरी थी, यह जो उसकी पर निर्भरता था,
वह उसको अबला बनाता चला गया और इसी के कारण स्त्री घर के भीतर ढकेल दी गई, घर के भीतर कर दी गई और उसको एक तरह से कमजोर साबित करके ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, सांप से डरती है, छिपकली से डरती है, बिच्छू से, जबकि वो खुद भी काकरोच से डरती है। आप देखिए कि उसको कैसे, और वो इसमें कर, और मजे की बात यह है कि इसके कारण वो अपने को गौरवान्वित भी होती रही कि मेरा कितना दूसरे लोग हमारी देखभाल करते हैं, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कोमल हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये, उसकी स्थिति को, उसका गौरव बोध उसे और कमजोर बनाता गया। आप सोच के देखिए कि कितनी चालाकी से, हो सकता है बनाते समय उसने ध्यान भी न दिया हो, लेकिन आपके भीतर, आपके जेहन में घुसा दिया गया कि आप कोमल है, कमजोर है, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। जबकि ठीक उल्टा होता है कि स्त्रियां सबसे ज्यादा श्रम और सबसे कठिन श्रम करती, बोझ ढोने का काम, कूटने पीसने, आज मशीनीकरण हो गया है तो इन कामों की आसानी हो गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज भी वही है, लेकिन बोझ ढोना, कूटना पीसना, वीकली 77 घंटे बच्चे को लेकर काम करना सबसे कठिन काम था, और ये कठिन काम स्त्रियां कमजोरी के आवरण में कर रही थी। बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कोमल होती है। आज भी हम आप क्या कहते हैं कि जितने ही अपने अंगों को निखारने में, हाथ पांव मुंह को दूध नींबू घिसने में, निखारने में लगा देते हैं, अपनी कोमलता को कोमल बनाए रखने, अपनी त्वचा को कोमल बनाए रखने में लगा देते हैं। क्या आपके जीवन का मूल्य यही है, या यह आपके भीतर कहां से ऐसे थोप दिया गया, घुसा दिया गया आपके जेहन में कि गोरा होना, कोमल होना और आभूषण सौंदर्य बढ़ाते हैं, यह आपके दिमाग में बैठा दिया और आपने भी सहर स्वीकार कर लिया, मानने लगी कि मैं कोमल हूँ, मैं आभूषण पहन के सुंदर दिखती हूँ, सिंदूर लगा के सुंदर दिखती हूँ, ये करके सुंदर दिखती हूँ, आपके जेहन में बैठा दिया गया और इन सारे मानकों को आपने सच मान लिया और उसी दिशा में अपने को लगा लिया। कहते हैं कि स्त्री आभूषण प्रेमी होती है, सौंदर्य क्या है, गोरी चमड़ी चाहती है। तो यह गोरी चमड़ी का होना और सौंदर्य प्रियता आभूषणों को लेकर कहां से आई, क्यों आई? क्या कभी किसी पुरुष ने कहा सिंदूर लगा के बहुत गंदी दिख रही, ये तुम झुमके पहन के या नाक छिदवा के, कान छिदवा के बहुत गंदी दिख रही? नहीं कहा, क्योंकि अनचाहे अनजाने वो कहता गया और आपने उसी को अपने सौंदर्य का, अपने जीवन का मानक बना लिया। क्योंकि स्त्री का मुंह खोलना, बोलना, प्रश्न करना, हंसना, चले तो पैर न दिखे, हंसे तो दांत न दिखे, यह वाला जो भाव बोध आपके भीतर बैठा दिया गया है, वो उसी को अपने जीवन का आदर्श बना। खूब सुंदर दिखते हैं, खूब आभूषण पहने, कभी नहीं कहा कि बौद्धिक रूप से सक्षम होकर कितनी सुंदर, कितना बढ़िया बोलती हो, कितना तार्किक बोलती हो, ये कभी नहीं कहा, क्योंकि यह उसके खिलाफ जाता है। आपकी कोमलता, आपकी सौंदर्य प्रियता उसके अनुकूल होती है। लग सकता है एक बार कि किसी पुरुष को, किसी आप में से लड़के को कि ये क्या, हम ये तो ये बहुत हमारे खिलाफ बातें, हम ऐसा नहीं चाहते, सचमुच सुंदर लगती है, क्योंकि आप भी, क्योंकि यह भेद मिट गया है हमारे भीतर, शोषण का और शोषित का, शोषक और शोषित, शोषण, शोषक और शोषित का भेद मिट गया है। शोषण करने वाले को नहीं लगता है कि हम शोषण कर रहे हैं, और जो शोषित हो रहा है उसे नहीं लगता है कि मेरा शोषण होता है, बल्कि यह भाव बोध आता है कि मैं सुरक्षा दे रहा हूं। पुरुषों के भीतर ये वर्चस्व के लिए नहीं करते, कोई भी पुरुष अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी या अपने घर की स्त्री पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं करता। जब हम ये कह रहे हैं तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वह उसके ऊपर वर्चस्व की राजनीति, हमेशा उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि इसका शोषण करना है, इसके पर हावी रहना है, इसको, ऐसा नहीं है। कुछ संस्कार, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हम अनुकूलित हो गए हैं, हमें वही अच्छा लगने लगा है, हमें फिट हो गया है वह कि शोषक शोषित का भेद मिट गया है। पुरुष को लगता है हम तो तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, इसमें शोषण क्या है, तुम अकेले जा रही हो, मैं कह रहा हूँ कि चलो हमारे साथ चलो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये तो हम तुम्हारी सुरक्षा में कह रहे हैं। स्त्री को भी लगता है कि हाँ सही है, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा पति
इसमें शोषण क्या है भाई? वो तो हमारे साथ खड़ा है, वो कह रहा है कि चलो हम तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ देते हैं, चलो हम तुम अंधेरा हो गया तुम्हारे शॉपिंग करा देते हैं, या तुम, ये तो उसका वो वर्चस्व कहाँ है? ये तो संरक्षण है। यह संरक्षण का भावबोध उसे गौरवान्वित कराता है, और यह स्त्री के भीतर का जो असुरक्षित वाला भावबोध है वह उसको पराधीन बनाता है। और यह कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों स्त्री, किसके कारण हुआ? ये पुरुषों के, क्योंकि स्त्री का शोषण पुरुष करता है। कभी नहीं कहा कि हमारे बराबर तुम हमारे लेवल तक आ जाओ, हमसे तर्क करो, नहीं। कम हंसना, धीरे चलना, कम बोलना स्त्री के गुणों में डाल दिया गया है कि उसके गुणों की पहचान करनी हो तो कैसे करें। जबान नहीं लड़ाती है, ठठाके नहीं हंसती है, और पुरुषों की तरह उसकी चाल टटपट नहीं है, गजगामिनी है, हंसगामिनी है। ये सब सारी चीजें थोपती। क्यों क्यों थोपती? ये हमारे लिए ये सब विशेषण क्यों हो गए? और अगर यही कोई पुरुष करता है तो उसके विपरीत जाता है, वो क्यों जाता है? इस पर विचार करना स्त्री विमर्श है, स्त्री पर विचार करना है। इन सब सारी चीजों को स्त्री के स्त्री अध्ययन के दायरे में ले आया गया कि स्त्रियों जो यह भावबोध है वह क्यों है। और दूसरी चीज एक बार और, दो तरह के श्रम होते हैं, एक श्रम होता है उत्पादक श्रम और दूसरा श्रम होता है अनुत्पादक श्रम। ऐसे कहिए कि आप स्त्री घर के भीतर काम करती है 24 घंटे, वो कुछ नहीं उत्पादित करती है, कुछ नहीं करती है। बर्तन मांजा, खाया, खाना बनाया, खाया पिया, फिर बर्तन जूठा हो गया, फिर भूख लग गई, उससे अर्जित कुछ नहीं हुआ, निकला। सफाई किया, फिर गंदा हुआ, फिर सफाई किया। तो घर के भीतर के जितने भी काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, साफ सफाई, बच्चे पालना, ये सब कैसे अवैतनिक श्रम है, अनुत्पादक श्रम है। बच्चे को तो चलिए बड़ा कर रहे हैं, वो भी एक तरह का वो ठीक है, लेकिन बाकी सारे श्रम अनुत्पादक है। उससे आप कुछ हासिल नहीं किया, ना पैसा अर्जित किया और न ही कोई चीज ऐसे आपने बनाया। लेकिन पुरुषों ने अपने हाथ में जिस श्रम को लिया वो उत्पादक श्रम। फैक्ट्री में काम करते हैं आप, उत्पादन करते हैं, खेत में काम करते हैं आप, उत्पादन करते हैं, उसको कुछ न कुछ पैदावार होती है। तो उत्पादक श्रम को अपने हाथ में लिया और अनुत्पादक श्रम को स्त्री के हाथ। स्त्री स्वयं कहती है, आप किसी से पूछे क्या कर रही, कहती कुछ नहीं कर रही। दिन भर के कार्य का कोई मूल्य नहीं है स्त्री। और पुरुष 6 घंटे 8 घंटे किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी ऑफिस में काम करता है, खेत में काम करता है, उसका मूल्य अनुत्पादक श्रम में झोंक दिया, कठिन श्रम में झोंक दिया। कूटने, पीसने, खाना बनाने, इसका जब मशीनीकरण हो गया आप, तो वो खुद अपने हाथ में ले लिया। आप देखिए कि जितने भी ट्रैक्टर खेत में चलता है वो मनुष्य उसके हाथ में। जहां भी बिजली का काम बटन दबाकर काम होने वाला है, सब पुरुष के हाथ। कह देगा तुम्हें क्या आता है, कुछ नहीं आता, बिगाड़ दोगे, बटन दबाने का काम हम खुद करें। फिर वो अपने हाथ में ले लेता है। कहा गया कि कूटना, पीसना, ये सब जो कठिन काम थे, बोझ ढोना, ये सब जो काम थे, जब मशीनीकरण हुआ तो स्त्रियों के हाथ में दे देना चाहिए, ये उनके मूल काम में जुड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं जुड़ा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले, उस रेस्टोरेंट में बनाने का काम कौन करता है? शेफ करते हैं, पुरुष करते हैं, और बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। इसका मतलब है कि यह कला अभ्यास से आती है, इसके पीछे कोई लिंग काम नहीं करता है। इसीलिए जब सिमोन कहती है कि स्त्री बना दी गई, स्त्री पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है, तो वो बनाई गई है। देखिए, एक तो लिंग और जेंडर, यह दो चीजें हैं। लिंग के रूप में, सेक्स के रूप में स्त्री की अलग पहचान है और सेक्सुअली वह पुरुष से भिन्न है। लेकिन जेंडर के रूप में, जेंडर यानी संस्कृत के रूप में, वह पुरुष से भिन्न नहीं है। एक तरह से उस पर थोप दिया गया है। जैसे पहनावा, खेल, अब तो सारे जगह अभी अभी तुरंत तत्काल में लेके मत चलिए कि आज भी दुनिया भर की 80% स्त्रियां कुछ विशिष्ट पोशाक पहनती हैं जो उसको चिन्हित कर का अपना एक
पोशाक होता है, वो लहंगा पहन के नहीं चल सकता। तो उसको कोई नहीं कहेगा कि लहंगा पहन के सुंदर लग रहे हो, सलवार सूट पहन के सुंदर लग रहे हो, बाल रखे चोटी बना के लंबी सुंदर लग रहे हो, नहीं कहते स्त्री के लिए। तो यह एक तरह का जेंडर, एक तरह की संस्कृति है जो उसके साथ बिठा दी गई है। ऐसा पहन के कोई ऐसा असर होता हो, बच्चे को पैदा होते या क्या पहनाते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर उसका लालन पालन उसी उसमें हो तब शायद अंत तक उसको फर्क ना पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी पहचान अलग, अपनी बहन से भिन्न, अपनी माँ से भिन्न करने लगता है कि कुछ भिन्नता है, क्योंकि हम उसी ढंग से उसकी परवरिश, उसका पालन पोषण भी करते हैं, एक विशिष्ट ढंग से करते हैं। लड़के के हिसाब से वह क्या खेलेगा, लड़की क्या खेलेगी, गुड़िया खेलेगी, गुड़िया गुड्डा खेलेगी, लड़का क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, तो उसकी परवरिश हम अलग करते हैं। तो ये उसके भीतर इस संस्कार को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं कि यह लड़का है और यह लड़की, और इसके पीछे धीरे धीरे उसके भीतर, अब एक बड़ी लड़की है और कहीं जा रही है तो उसके पीछे एक 18 साल की लड़की के पीछे को 8 साल का लड़का साथ में लगा देंगे, क्या क्या सुरक्षा कर लेगा? कुछ नहीं, क्योंकि लौट के आके वो कहाँ गई, किससे मिली, क्या बात की, इसकी रिपोर्ट करेगा। यही उसकी सुरक्षा है। कौन सी सुरक्षा कर लेगा 8 साल का लड़का? और लड़की के भीतर क्या हुआ कि हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। 18 साल की लड़की की रक्षा 8 साल का लड़का कर रहा है, तो उसके भीतर एक वर्चस्व, एक संरक्षण का जो भाव है, वर्चस्व से ज्यादा वर्चस्व गलत है, संरक्षण का जो भाव है वो उसके भीतर 8 साल की उम्र में पैदा हो गया। और असुरक्षा का जो भाव बोध है वो 18 साल की लड़की के भीतर हो गया। 18 साल की होकर भी वो असुरक्षित, और 8 साल का लड़का उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो यह जो भाव बोध उसके भीतर भर दिया गया है, यह किसके द्वारा? पुरुष वर्चस्व के द्वारा। तो अब देखने में लगता है कि हम, वो तो सुरक्षा कर रहा है, वो तो हमारी रक्षा, स्त्रियों को भी लगता है। हमने कहा ना कि स्त्री होने का मतलब स्त्रीवादी होना नहीं, और पुरुष होने का मतलब पुरुषवादी नहीं। एक विचारधारा है, उसके तहत काम करना, वैसा सोचना। स्त्री होकर भी कोई स्त्रीवादी नहीं होती, और पुरुष होकर कोई स्त्रीवादी हो सकता है। तो यह जो भावबोध है, यह जो वर्चस्व की, जो संरक्षण की नीति है, उससे स्त्री को कैसे छुटकारा मिले, स्त्री उससे कैसे अपने को अलग करे, वो कर नहीं पाती है। तो इस पर विचार करना, और देखिए कुएं में, ने बताया ना, कुएं में ढकेलने का काम अगर पुरुषों ने किया है तो निकालने का काम भी पुरुषों ने किया है। ऐसा नहीं है कि पुरुष स्त्री को सिर्फ अधीनता, निरंतर अधीन बनाए रखना चाहता है। देखिए जो पितृसत्ता को एक तरह से समझने की जब बात आती है, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियां पुरुषों द्वारा अधीनता की बात को स्वीकार करती, और जो स्वतंत्र स्त्री है वह नहीं। जो आधुनिक स्त्री है वह, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं कि आधुनिक स्त्री, स्वतंत्र स्त्री भी यही करती है, नहीं। वो तो ये कहती है कि भाई हमारे और तुम्हारे भीतर शारीरिक क्षमता को लेकर कोई भेद है ही नहीं। देखिए एक सर्वे हुआ था, ये इंडिया टुडे में छपा था 2011 में, शायद 2011-12 में इंडिया टुडे में छपा था, कि एक सोल्जर जो 18 साल का, जो नई नई भर्तियां होती हैं, रंगरूट से कहते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं कोर्स में, तो उसमें होता है कि 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर 40 किलो का बोझ लेकर पुरुषों को दौड़ाया जाता है, या उनकी चाल, दौड़ते भी नहीं है, चलते भी नहीं है, उतना रहते हैं, तेज गति होती है, और सर पर 40 किलो का भार लेके चलाया गया। और स्त्रियां भी जो ट्रेनिंग ले रही थी, उसमें एक स्त्री के पास 6 महीने का बच्चा था, और उस स्त्री ने 40 किलो का बोझ लेकर 1 घंटे में 6 किलोमीटर वो भी गई। तो इससे ये साबित होता है कि यह जो शारीरिक क्षमता है, स्त्री और पुरुष के बीच जो शारीरिक क्षमता है वह अर्जित की जाती है। हम अभ्यास के द्वारा अर्जित करके उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए किसी ऐसा नहीं कि ईश्वर ने ही स्त्री को कमजोर बनाया है, नहीं, ईश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाया है।
किसी को कमजोर और किसी को शक्तिशाली नहीं बनाया। हमारी परवरिश ऐसी होती है, स्त्रियों की परवरिश ऐसी ऐसे कर दी गई कि वह कमजोर महसूस की या कमजोर हो गई। पुरुषों की परवरिश ऐसे हुई कि वह अपने को शक्तिशाली महसूस करने लगे। उसको बाहर की दुनिया में भेजा गया, उसको तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई जो एक स्त्री को नहीं मुहैया कराई। और कमजोर वाला बता ही चुके हैं कि उसको किस किस तरह से कमजोर, तो एक धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बैठा दिया गया कि वह कमजोर। जब ज्ञान विज्ञान का की ओर दुनिया बढ़ी, स्त्रियों में थोड़ा पढ़ाया लिखाया गया, थोड़ी तार्किक शक्ति उनके भीतर आई, तो स्त्रियों ने भी अपने को ये जो दब्बू भावुक, स्त्रियां भावुक होती हैं, दब्बू होती हैं, दया माया ममता से युक्त होती हैं, इनमें तार्किक शक्ति नहीं होती है, इसलिए ये असेंबली में नहीं जानी चाहिए, ये दुनिया में नहीं आनी चाहिए, इनको ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे घर परिवार का पालन करें। यह जो भाव है उसके भीतर से उसको लगने लगा